Hello friends, this is Sarita. Once again welcome back to on YouTube channel RN Educational Academy, जहां पर आपको सभी टेट एग्जाम की तैयारी और स्पेशली सी टेट पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है। फ्रेंड्स, बीएड बीटीसी जो कर रहे हैं उनके लिए भी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जिसका भी है उनके लिए भी हमारे यहाँ जो भी तैयारी कराई जा रही है टेट सी टेट के लिए वो सारी तैयारी आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पिछला वीडियो अभी प्रेरणा मोटिवेशन पर गया था, तो मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि कथन करके भी आ सकता है कि ये कथन किसका है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है परीक्षा दृष्टि, मतलब एग्ज़ाम के पर्पज से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए अगर एग्ज़ाम से, तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होती है। ये तो क्वेश्चन हो गया और आपको यहाँ पर इसका आंसर भी मिल जाएगा। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर गुड के अनुसार, देखिए यहाँ पर है गुड के अनुसार, तो ये गुड का कथन है दोस्तों, कि अगर पूछा जाए कि गुड का कथन क्या है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। क्या है गुड के अनुसार? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? गुड का है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये गुड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। ये आ सकता है कि गुड का कथन, या फिर इस तरीके से करके कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? तो गुड ने कहा है। तो आपका ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन करके आता है बीएड बीटीसी में, देखिए क्वेश्चन के थ्रू आता है और वन लाइनर भी आता है, तो भी आप नॉलेज अगर रखते हैं तो वन लाइनर के लिए भी आपको वहाँ पर बेनिफिशियल होगा। वहाँ पे आपको आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? लिखिए। देखिए, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? अभिप्रेरणा क्या है समझिएगा। अभिप्रेरणा ही प्रेरणा है, आवश्यकता जनित होती है। ये अभिप्रेरणा जो होती है वो आवश्यकता जनित होती है। तो बालकों को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है और प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना एवं वैयक्तिकता का आदर आदि। देखिए, कहीं कहीं होता है कि आप इतने वर्ड में, 50 वर्ड में लिखिए। तो बीएड बीटीसी का जो सेमेस्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें क्वेश्चनिंग जो करनी होती है तो इसी तरीके से आते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कोई भी वन लाइनर एग्ज़ाम आए या फिर लघु उत्तरीय ऐसे करके आए या फिर ऑब्जेक्टिव भी आए, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो आप काफ़ी अच्छे से आपका आंसर दे पाओगे। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ थे। और बात थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो परीक्षा दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम इसमें क्या कुछ है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो देखिए, मार्गान्तीकरण अथवा पुनर्निर्देशन के द्वारा। अब आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो मार्गान्तीकरण, ये क्वेश्चन, ये वर्ड्स मिलते हैं दोस्तों एग्जाम्स में। पुनर्निर्देशन ऑप्शन दे देगा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गान्तीकरण, पुनर्निर्देशन, और भी दो वर्ड और दे दिए जाए, तो अगर आप पढ़े हैं, श्योर हैं, तो आप सही आंसर पे जाएंगे। तो मार्गान्तीकरण और अर्थात पुनर्निर्देशन, ये दोनों एक ही चीज़ है। पुनर्निर्देशन या मार्गान्तीकरण, इसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, किसी बच्चे की कोई मूल प्रवृत्ति या किसी इंसान की कुछ प्रवृत्ति है, वो उचित नहीं है, मान लीजिए सही प्रवृत्ति नहीं है, तो उसको अगर मार्गान्तीकरण उसका किया जाए, उसको निर्देशन दिया जाए, डायरेक्शन दिखाया जाए सही कि नहीं, ये जो कुछ भी है आप में, ये कमी है, आपको ऐसे होना चाहिए, ये करो, या किसी बच्चे को दिखाया जाए, अगर मार्ग सही दिशा निर्देश दिया जाए, तो उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो पहले से गलत धारणाएं हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, वो चेंज हो जाएंगी, उसके संवेग बदल जाएंगे, उसकी मूल प्रवृत्तियां जो है बदली जा सकती हैं। तो आगे बढ़ेंगे। ये था प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है, वही अधिगम का संबंध किससे होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है। देखिएगा, यहाँ पर प्रेरणा का ये जो संबंध उपलब्धि से है, अधिगम का संबंध वही बोध से होता है। प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है, तो अधिगम का संबंध, चार ऑप्शन करके आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन
बोध से है। प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है वही संबंध अधिगम का बोध से है। ओके। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता। आवश्यकता जो होती है अभिप्रेरणा की जननी होती है। आवश्यकता के कारण ही अभिप्रेरणा उत्पन्न होता है। तो आवश्यकता किसी भी चीज़ की होगी तो आपका मन प्रेरित होगा ये करने के लिए। जैसे आपको एक पोस्ट पाने की इच्छा है, आप एज अ टीचर बनना चाहते हैं, या आपका पेशेंस, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपके अंदर मोटिवेशन होगा, आप प्रेरित होंगे कि नहीं मुझे पढ़ना होगा, तभी हम कर पाएंगे। तो आवश्यकता, अगर आपको लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ना हो, अगर आपके पास सब कुछ हो और आपकी इच्छा अंदर से ना हो कि नहीं मुझे कुछ करना है या कुछ बनना है, तो प्रेरणा कहाँ से आएगी? तो आवश्यकता जब होती है तो इंसान अंदर से उस आवश्यकता के कारण प्रेरित होता है। किसी कार्य को करने की उत्सुकता, प्रेरित होना, इसका मतलब क्या है? तात्पर्य यही है कि किसी को कार्य को करने की जो उत्सुकता होती है वो प्रेरित होना होता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। आवश्यकता का सिद्धांत किसका है? अब्राहम मैस्लो का। देखिए, आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स, नोट कीजिएगा। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मैस्लो के अकॉर्डिंग टू मैस्लो, देखिए यहाँ क्या है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कह सकते हैं। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? आवश्यकता। अभिप्रेरणा भी आवश्यकता ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा से आवश्यकता का जन्म है और आवश्यकता होती है तभी अभिप्रेरित होता है इंसान। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? कोई भी स्किल, कुछ भी किसी भी एक खास कुशलता को सीखने की पहला स्टेप क्या होता है? पहली अवस्था क्या होती है? तो कौशल सीखने का जो प्रथम चरण, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो अनुकरण होता है। एक बच्चा कुछ भी, ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करके आया है, बट अगर देखिए आपको ऑब्जेक्टिव ही आता है तो भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बने हैं इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लेकर के आती हूँ। आप मेरी वीडियो पे थोड़ा रुका कीजिए, पूरी तरीके से उसको देखा कीजिए कि आपको उसमें मिलता क्या है। अगर आप स्किप करके चले जाएंगे तो दोस्तों आपका उसमें नुकसान होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम दे चुका है वो जानता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं पेपर में। कौशल सीखने का प्रथम चरण अनुकरण होता है। एक बच्चा, देखिए, अनुकरण, अभिप्रेरणा और इस तरीके से चार ऑप्शन करके आएंगे कि क्या क्या चार ऑप्शन हो सकता है, तो उसमें दो ऑप्शन आपको एक तरफ ले जाएंगे और दो ऑप्शन तो आप इजीली उसको कट कर दोगे कि नहीं ये नहीं होगा। बट अनुकरण, पहले बच्चा देखेगा, देख करके ही उसी की तरह सेम टू सेम करता है, फिर वो उसी से सीखता है। तो अनुकरण ही फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कौशल को, किसी भी कुशलता को सीखने का। अनुकरण के द्वारा बालक किसी कार्य को करने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तथा उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्याओं को जब समझने का प्रयास भी करता है तो वो उसको सीख जाता है। ठीक है, पहले अनुकरण करता है, फिर उसको करने का कोशिश करता है, और फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसको समझने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, फिर उसको वो उस तरीके से वो सीख जाता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस प्रकार होता है? अभिप्रेरणा का अगर वर्गीकरण करना हो तो देखो, अब्राहम मैस्लो ने सबसे बेस्ट वर्गीकरण किया था। अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता, देखिए, आवश्यकता से होता है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन सा? एक था जन्मजात और दूसरा था अर्जित। तो पहला देखिए वर्गीकृत किया, प्रथम जन्मजात अभिप्रेरणा। जन्मजात होती क्या है? नींद, भूख और विश्राम, काम और प्यास। नींद, भूख, प्यास, काम, विश्राम, ये पांच होते थे। यहाँ पे दो ही दिया गया है, आप समझिएगा। जन्मजात अभिप्रेरणा में क्या क्या आएगा? नींद, भूख, प्यास, काम, विश्राम। तथा द्वितीय द्वितीय जो होता है वो अर्जित होता है, उसको हम अर्जित करते हैं। एक वो होता है चिंता, किसी चीज़ के बारे में सोच करके हम परेशान हुए जा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के। उपलब्धि और पुरस्कार और दंड, ये जो होते हैं ये अर्जित हैं, इन्हें हम अर्जित करते हैं, बट बिना किसी चीज़ के, बिना किसी आवश्यकता के, बिना, ये जो है खुद ब खुद किसी को इसके लिए प्रयास नहीं करना होता। नींद आती ही है, आप सारे दिन सारी रात जगे नहीं रह सकते, वो एक
जन्मजात अभिप्रेरणा है, खुद ब खुद आती है। भूख लगना ही लगना है, आप सारे दिन बिना खाए पिए नहीं रह सकते। प्यास, कुछ चीज़ें होती हैं, भूख, काम, प्यास, विश्राम और नींद, ये चीज़ें जो है जन्मजात प्रेरणाएं हैं, ये होता ही है एक जीव के अंदर। इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रेरणा का वर्गीकरण प्रायः जन्मजात एवं अर्जित, ये दो प्रकार से किया गया है। यहाँ पे यही बताया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, वो क्या कहलाता है? रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाता है? देखिए, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला है, प्रेरणा की संकल्पना अब्राहम मैस्लो के द्वारा ही दिया गया। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला किसके द्वारा दिया गया है? प्रेरणा की संकल्पना अब्राहम मैस्लो के द्वारा। तो प्रेरणा की संकल्पना, देखिए यहाँ बन रहा है क्वेश्चन, प्रेरणा की संकल्पना, प्रेरणा की संकल्पना किसका है? ये अब्राहम मैस्लो का ही है। प्रेरणा की संकल्पना अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होता है। मानव की आवश्यकता उसकी रुचियों की पूर्ति करने में आवश्यक होती हैं, सहायक होती हैं। मानव की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी इंटरेस्ट को, किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट है और ज़रूरत है तो उसको पूरी करने में अभिप्रेरणा जो होती है वो सहायक होती है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल को क्या कहते हैं? देखिए, कोई व्यक्ति है, उसके व्यवहार की नकल, किसी दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल को क्या कहते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, तो हम कई वे में जाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, अगर आपके सामने क्वेश्चन है और आपने पढ़ा है तो आप बहुत ही अच्छे से आप 1-2 लाइन में लिख सकते हैं, या फिर फैक्ट आंसर भी होता है तो आप लिख पाएंगे कि अनुकरण या नकल, दूसरे के व्यक्तियों के व्यवहारों की नकल करना है। दूसरे के व्यक्ति का बाह्य व्यवहार क्या है? ये अनुकरण ही तो है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार हम देख रहे हैं और उसकी नकल कर रहे हैं तो ये अनुकरण कहलाता है। ठीक है, अनुकरण समान प्रदर्शन किया जाता है तो वह अनुकरण की श्रेणी में आ जाता है। नकल करना जो है, नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। और उसी अनुकरण का जैसा भी कोई कर रहा है उसके समान ही प्रदर्शन अगर हम करते हैं तो वो अनुकरण कहलाता है। इसको शब्द दिया गया है अनुकरण। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने अभिप्रेरणा का जो टॉपिक था वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट देख चुकी हो, अभिप्रेरणा क्या है, कैसे है, किन किन साइकोलॉजिस्ट का सिद्धांत है उसमें, आवश्यकता का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, मैस्लो का जो सिद्धांत है, हल का है, हल का सिद्धांत, अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, ये सब कुछ आपने देखा होगा, आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो पे जाकर देखिएगा ज़रूर। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं जिनसे कि आपका रिवीजन भी हो जाता है, उस पिछले टॉपिक का रिवीजन भी हो जाता है, प्लस आपको कुछ यहाँ पर नया भी मिला होगा। तो क्वेश्चन बनते हैं तो उसका हम क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं, बीएड बीटीसी में इस समय जो भी छात्र हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो, एंड टेट, सीटेट, सुपर टेट, सबके लिए दोस्तों कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चनिंग फॉर्म हो सकती है। आप जानते हैं पहली बार सुपर टेट हुआ था तो क्वेश्चन आंसर करके ही था कि क्वेश्चन में करना है। तो क्या पता आगे क्या हो, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आप पढ़ते रहिए। अगला सुपर टेट आने वाला आएगा तो फिर उसमें हमें तैयार रहना है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अभिप्रेरणा से रिलेटेड थे। तो अभिप्रेरणा का चैप्टर मैंने करा दिया था, पिछले वीडियो में देखिएगा, तो ये भी कराना इम्पॉर्टेंट लगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा अभिप्रेरणा पूरी तरीके से। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा हमारा क्लास। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।